हेलो फ्रेंड्स। लास्ट क्लास में हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के फर्स्ट पोर्शन कंप्लीट कर लिए थे। आज मैं सेकंड पोर्शन इसकी इंड एएस स्टार्ट करने जा रही हूँ। जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे नोट्स प्रिपेयर कर लिया है। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप इसे बाद में भी उतार सकते हैं। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं कि इंड एएस क्या होता है। Ind AS stand for the Indianized version of International Financial Reporting Standard और Indianized Accounting Standard। ठीक है, ये एक हम लोग का इंडियनाइज्ड वर्जन है जिसमें हम लोग का अकाउंटिंग से रिलेटेड जो भी स्टैंडर्ड्स बनाया गया है वो इंडियन वर्जन बनाया गया है। ठीक है, IFRS एक ऐसा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है जो डेवलप किया गया है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड के द्वारा, जो बताता है कि फ़िनेंशियल स्टेटमेंट जो भी हम लोग बना रहे हैं वो कैसे पॉलिसीज़ को बना रहे हैं और उसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है, ताकि हर तरह के यूज़र्स हों, चाहे वो नए हों पुराने हों, जिन्हें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आता हो नहीं हो, वो सब भी अच्छे से इसको समझ पाए। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है इंडियनाइज्ड वर्जन ऑफ इंटरनेशनल फिनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। ये IFRS है जो एक स्टैंडर्ड बनाया गया है, जो एक इंस्टीट्यूट है जो स्टैंडर्ड बनाता है कि इंड एएस में क्या क्या होता है। ठीक है, IFRS are a sets of accounting standard developed by International Accounting Standard Board on the basis of which financial statement of enterprises prepared and presented to its users। क्लियर? इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है, क्यों बनाया गया आखिर ये? क्योंकि टू इंश्योर यूनिफॉर्मिटी इन प्रिपरेशंस एंड प्रेजेंटेशंस ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट, ताकि कोई बिग ऑर्गेनाइजेशन हो या स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे कैसा भी ऑर्गेनाइजेशन हो, फर्म हो, कंपनी हो, वो लोग एक तरीका के ही फिनेंशियल स्टेटमेंट बना सके एंड वो यूज़र्स के लिए आराम से यूज़ आ सके। The second one is provide information to the users about the policies। जितना भी पॉलिसीज़ हुआ है, क्या क्या इसमें बनाया गया है, किस तहत से बनाया जाएगा, वो इन्फॉर्मेशन हम लोग को यूज़र्स को देता है। The third one is remove the effect of diverse accounting policies and practices। पहले क्या होता था, जब इंड एएस नहीं था तब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में बहुत सारे डाइवर्स अकाउंटिंग पॉलिसीज़ थे, बिग ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ, स्मॉल के लिए कुछ। अब इसमें एक पर्टिकुलर पॉलिसीज़ एंड प्रैक्टिसेस बताया गया है जिसको हर फर्म को, हर कंपनी को अप्लाई करना है। द फोर्थ वन इज इंश्योर्स कंसिस्टेंसी, ट्रांसपेरेंसी एंड कंपेरेबिलिटी। ये कंसिस्टेंट रहेगा, ट्रांसपेरेंट रहेगा एंड कंपेरेबल भी रहेगा, ताकि हम लोग एक फर्म से दूसरे फर्म या विद इन अ ईयर भी हम लोग इसको कंपेयर कर सकते हैं। क्लियर? द फिफ्थ वन इज इम्प्रूव रिलायबिलिटी एंड क्रेडिबिलिटी ऑफ द फिनेंशियल स्टेटमेंट। हम लोग ये इतना क्लियर प्रैक्टिस ही हम लोग को बता देता है जिससे हम लोग ईजिली रिलाई कर सकते हैं कि जो भी फिनेंशियल स्टेटमेंट में दिया गया इन्फॉर्मेशन वो ट्रू एंड फेयर व्यू से ही हो। क्लियर? इसका मेरिट क्या है, क्या फ़ायदा है अगर हम लोग इंड एएस से बनाएंगे? सुटेबल फॉर द इंडियन कंडीशंस। हम लोग जो इंडियन कंडीशंस है, जो इतने डाइवर्स नेचर के होते हैं, वो इसके लिए सबसे बेनिफिशियल है, इसलिए ये बनाया गया है सबके लोगों को देख रेख के। क्लियर गाइडलाइंस, ये जो भी हम लोग जिस पॉलिसीज़, जिस प्रैक्टिस से बनाएंगे वो हम लोग को क्लियर गाइड देगा। यूनिफॉर्मिटी होता है एंड इन्वेस्टर्स के लिए तो ऑफकोर्स ये हेल्पफुल है। क्लियर? अब आते हैं एप्लीकेबिलिटी। ये कैसे एप्लीकेबल है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और इंड एएस, गवर्नमेंट हम लोग को कैसे ये एप्लीकेबल कराई है। Procedures to issues Ind AS is the same as is being followed in case of existing accounting standard। जैसे accounting standard हम लोग फॉलो करते हैं वैसे ही Ind AS भी हम लोग को फॉलो करना है। Government of India has clarified that unlisted companies, जो अनलिस्टेड कंपनी है, जो लिस्टेड नहीं है अभी तक स्टॉक एक्सचेंज में हमारी, जिसकी नेटवर्थ 500 करोड़ तक है, अंडर 500 करोड़, यहाँ पे मार्क कीजिएगा, अंडर 500 करोड़ तक है, मतलब 500 करोड़ से नीचे है, या फिर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, ऐसे कोऑपरेटिव बैंक जो शहर इलाका में है, ठीक है, जिसका नेटवर्थ 200 करोड़ से नीचे है, उसको अभी इंड एएस फॉलो करने का दरकार नहीं है।
क्लियर। नेटवर्थ मतलब होता है कि आप अभी मान के चलिए कि इनका जितना भी खर्चा है, जितना भी उनके पास पैसा है, अगर 500 करोड़ तक के अंदर है और कोऑपरेटिव बैंक के 200 करोड़ तक के अंदर है, तो उनको इंड एएस सप्लाई करने का दरकार नहीं है। वो अपने पुराने एग्जिस्टिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को ही फॉलो कर सकते हैं। क्लियर। अब इंड एएस हम लोग समझ लिए क्या होता है और एएस समझ लिए हम लोग क्या क्या होता है। अब हम लोग समझते हैं कि इसका डिफरेंस क्या है, कैसे हम लोग बाइफरकेट करेंगे कि इंड एएस क्या है और एएस क्या है। पहला है द बेसिस, बेस्ड ऑन इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ये एक इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो किया जाता है। द सेकेंड वन इज, ये इंटरनेशनल फिनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड बताया गया है, जो आईएफआरएस होते हैं वो बताए हैं हमारे हमको। ठीक है। द सेकेंड वन इज फेयर वैल्यू ऑफ एसेट्स, एसेट्स का कैसे वैल्यूशन किया जाता है इन एएस में। फॉलो द एज ओल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट, हम लोग जो भी लेते थे वो मार्केट प्राइस नहीं, जो हम लोग का हिस्टोरिकल कॉस्ट होता था, जो हम लोग का ऑलरेडी उस टाइम पे कॉस्ट होता था, उस पे लिया जाता है। बट इंड एएस में फेयर वैल्यू फिक्स्ड कॉस्ट मतलब मार्केट प्राइस पे लिया जाता है, जो अभी एग्जिस्टिंग वैल्यू चल रहा है एसेट्स का, उस पे लिया जाता है। किस प्रिंसिपल और रूल पे बेस्ड होता है ये? इन जो एएस है, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, वो बहुत ही लॉन्ग और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है इन कंपैरिजन टू इंड एएस। ठीक है। ट्रस्टवर्दी किस में है? एएस में इतना ज़्यादा ट्रस्टवर्दी नहीं है, क्योंकि जैसा कि हम लोग बात किए कि ये फेयर वैल्यू एसेट्स का नहीं बताता, इसलिए इतना रिलायबल नहीं है इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू के कारण। ठीक है। एंड इंडियस में इन कंपैरिजन ट्रस्टशिप हायर है एंड इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स के लिए ये ईजिली रिलायंस है। क्लियर। आई होप आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड समझ में आया होगा कि क्या होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ नए टॉपिक लेकर आएंगे एंड उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर भी आपको इस टॉपिक से लग रहा है कि कुछ डाउट है, कुछ क्लियर अभी तक नहीं हुआ है, तो प्लीज़ आप मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर बता सकूं। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।